आप सभी दोस्तों का आज के सेशन में स्वागत है। अभी तक हम ऑफर की डेफिनेशन हम कर चुके हैं। सेक्शन 2 क्लोज ए। I have discussed with you section 2 clause A. Section 2A is the definition of the offer. और बेटा मैंने आपको बताया what is the meaning of express offer and what is the meaning of implied offer. Offer में एक word use हुआ signifies. Signifies means communication. Communication words के थ्रू होगी तो express बोलेंगे और conduct के थ्रू होगी तो implied बोलेंगे। Specific offer जब एक डेफिनेट पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस को ऑफर किया जाए उसे स्पेसिफिक ऑफर कहा जाता है, और जब पब्लिक एट लार्ज को ऑफर किया जाए तो उसे जनरल ऑफर कहा जाता है। आज के इस सेशन में सबसे पहले मैं 3 बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा: क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर एंड स्टैंडिंग कंटिन्यूइंग ऑफर। चलिए हम अपनी जर्नी को क्रॉस ऑफर से शुरुआत करेंगे। नंबर 5th पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पर जो टेबल नजर आ रही है, नंबर 5th पॉइंट क्रॉस ऑफर हम डिस्कस करेंगे। क्रॉस ऑफर, when two parties make identical offers. Key is here, when two parties make identical offers. When two parties make identical offers. आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए बेटा। When two parties make identical offers to each other. जब दो आदमी एक दूसरे को ऑफर करें और दोनों के ऑफर बिल्कुल एक जैसे हों, इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर, और दोनों को ही नहीं पता कि दूसरा आदमी भी मुझे ऑफर कर रहा है। ए ने भी बी को ऑफर किया, बी ने भी ए को ऑफर किया, लेकिन दोनों जानते नहीं है कि हमें ऑफर किया गया है। शाबाश। आइए हम इस स्टूडेंट्स को यूजुअली समझ में नहीं आता है क्रॉस ओवर का कंसेप्ट, लेकिन आपको समझना है बेटा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये समझ में आए। जी शाबाश। तो आज हम करेंगे क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर means identical offers. ए के पास एक कार है, ए के पास एक कार है और ए इस कार को रुपी 1 लाख में बी को बेचना चाहता है। ए के पास एक कार है और ए के पास एक कार है और वो 1 लाख रुपए में उसे बेचना चाहता है। ए बी को एक लेटर लिखता है, वो लिखा जाता है 8 सितंबर को। 8 सितंबर एट 10 AM वो लेटर को पोस्ट कर देता है। बी ए वॉन्ट्स टू सेल। अब आपने ध्यान रखना है बेटा, ए क्या चाहता है? ए वॉन्ट्स टू सेल।
ये ध्यान रखना है बेटा, आपने बात को अच्छे से एग्जाम्पल को सुनना है ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ए वॉन्ट्स टू सेल, राइट, और बी wants to purchase, buy, wants to purchase। बी क्या खरीदना चाहता है? बी भी कार खरीदना चाहता है। किससे खरीदना चाहता है? ए से खरीदना चाहता है। तो ए ने बी को ऑफर किया, बी ने भी ए को ऑफर किया, और ए का जो ऑफर है वो बी तक पहुंचता है 11 सितंबर at 10 AM, राइट। बहुत ध्यान से हमने बात को समझना है। ए अपनी कार बेचना चाहता है, बी ए की कार खरीदना चाहता है। तो प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम ये है कि बी राइट्स अ लेटर, और बी कार जो खरीदना चाहता है वो कितने में खरीदना चाहता है? वो भी 1,00,000 रुपए में खरीदना चाहता है। तो सर ये तो बात बन गई इन दोनों की। बहुत ध्यान से सुनना है। ए बी को बेचना चाहता है, बी ए से खरीदना चाहता है। दोनों एक ही चीज चाहते हैं। अगर ए का ऑफर एग्जीक्यूट हो तो भी ए बी को कार बेचेगा, और बी का ऑफर एग्जीक्यूट हो तो भी ए बी को कार बेचेगा। आई रिपीट, बहुत ध्यान से बेटा ये बात सुननी है। क्रॉस ऑफर का कंसेप्ट बता रहा हूं। ए बी को अपनी कार बेचे 1,00,000 रुपए में, ए का ऑफर है, ए ने बी को ऑफर किया। अगर ये ऑफर एग्जीक्यूट हो तो ए की कार बिकेगी 1,00,000 रुपए में, बी खरीदेगा। बी ए की कार 1,00,000 रुपए में खरीदना चाहता है। अगर बी का ऑफर एग्जीक्यूट हो तो ए बी को 1,00,000 रुपए में अपनी कार बेचेगा। देखो दोनों आइडेंटिकल ऑफर दोनों है। आइडेंटिकल ऑफर बोले तो सिमिलर ऑफर। क्या बोल रहे हैं बेटा इसको? सिमिलर ऑफर। तो सर प्रॉब्लम क्या है यहां पे? हो जाने दीजिए। सिमिलर ऑफर्स, क्या बोल रहे हैं बेटा इसको? सिमिलर ऑफर्स। दोनों एक दूसरे को सिमिलर ऑफर कर रहे हैं, लेकिन टाइमिंग का फर्क है यहां पे। अब ए ने चिट्ठी 8 तारीख को लिखी और 11 को पहुंची, ठीक है। बी ने चिट्ठी जो लिखी वो 9 सितंबर को लिखी at 10 AM, और वो पहुंची 12 सितंबर को। 12 सितंबर at 10 AM। जो बी ने चिट्ठी लिखी वो 12 तारीख को पहुंची, ए के पास। अब ए कहता है कि बी ने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है बेटा। बी अपना ऑफर वापस लेना चाहता है। ए कहता है कि आप ऑफर वापस नहीं ले सकते क्योंकि आपने तो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या ए और बी के इस कम्युनिकेशन से, हम ज्यादा बात घुमा के नहीं करते, डायरेक्ट बात करते हैं बेटा। आप इस बात को समझिए, क्या ए और बी के इस कम्युनिकेशन से कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ? देखो बेटा, इस तरफ भी ऑफर है भाई। अगर भी ये काम 12 तारीख को, ये चिट्ठी पोस्ट बी ने, अब समझिए बेटा टाइमिंग को समझिए। अगर ये काम बी ने जो काम 9 सितंबर को किया, बी अगर इसी काम को 12 तारीख को करता तो हम मान लेते कि ऑफर एक्सेप्ट हुआ है। लेकिन
without knowing the fact that A also made the same offer to him, B made a fresh offer. तो यहां भी ऑफर है और यहां भी ऑफर है। क्या आपस में, हालांकि दोनों पार्टीज एक ही चीज चाहती हैं, दोनों पार्टीज की इंटेंशन सेम है, एक जैसे ऑफर कर रही हैं, लेकिन सेक्शन 2B की डेफिनेशन हम, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन हम पढ़ें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वैसे तो, लेकिन आप ध्यान से सुनिए। ऑन एक्सेप्टेंस, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफर becomes promise. On acceptance offer becomes promise. एक्सेप्टेंस पर ऑफर प्रॉमिस हो जाता है। तो आपको क्या चाहिए था? आपको चाहिए था यहां ऑफर और यहां उसकी एक्सेप्टेंस। या तो ऐसा हो जाता, या फिर क्या होता, या फिर क्या होता, इधर ऑफर होता, इधर ऑफर होता, या इधर एक्सेप्टेंस होता। लेकिन हुआ क्या? हुआ एक्चुअली क्या हुआ, ये कि यहां भी ऑफर था और यहां भी ऑफर था, तो एक जैसे ऑफर हुए, तो दो ऑफर आपस में मिल गए। भाई शादी करनी है तो एक दूल्हा होना चाहिए, एक दुल्हन होनी चाहिए, या दोनों ही दूल्हे इकट्ठे हो गए, दोनों ऑफर हो गए, तो ये काम अब नहीं हो सकता। एक ऑफर चाहिए और एक एक्सेप्टेंस चाहिए था, ठीक है। और आपके पास क्या हो गया? दोनों ही एक्सेप्टेंस इकट्ठी हो गई, दोनों ही सॉरी ऑफर इकट्ठे हो गए, तो क्रॉस ऑफर। पॉइंट नंबर 5 को आप ध्यान से पढ़ेंगे। When two parties make identical offers to each other in ignorance of each other's offer, the offers are known as cross offers. Neither of the offers can be called as acceptance of the other, and therefore there is no contract. For example, A by letter offers to sell his TV set to B for rupees 5,000. Right? एंड बेटा ये एग्जाम्पल, प्लीज इस एग्जाम्पल को आप फॉलो ना कीजिए, इसमें कुछ मिस्टेक है। इस एग्जाम्पल को हम यहां से उड़ा देते हैं बेटा। एग्जाम्पल अभी आपको मैंने दिया ही है, एग्जाम्पल आपने ये वाला फॉलो करना है, कार वाला, ठीक है। उस एग्जाम्पल में कुछ कमी थी तो हमने उसे उड़ा दिया है। शाबाश बेटा। काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर तो हुआ बेटा, आप समझ गए बेटा। डाउट है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं 9818050252। आई एम वर्किंग डे एंड नाइट फॉर माई स्टूडेंट्स। आप कोई भी डाउट, आपका कोई डाउट आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि कोई भी डाउट आपकी लाइफ में ना छोड़ो। शाबाश बेटा। अब हम करेंगे काउंटर ऑफर, ठीक है। काउंटर ऑफर क्या है बेटा? आइए, काउंटर ऑफर को समझेंगे बेटा। कंसेप्ट इज काउंटर ऑफर। देयर आर टू पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। एक पार्टी ऑफर करती है और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है। अब एक्सेप्टेंस ऑफर जब किया जाता है सेक्शन 2A के अकॉर्डिंग किया जाता है, और एक्सेप्टेंस जब की जाती है वो 2B के अकॉर्डिंग की जाती है। एक्सेप्ट करते वक्त ऑफरी को एक ऑफरर की बात एज इट इज माननी पड़ती है। अगर ऑफरी
ऑफरर की बात एज इट इज ना माने, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देके बात करता हूं आपसे। ए offers to sell his car to B for rupees 1 lakh एंड अब यहां दो सिचुएशन है, ठीक है, या हम तीन सिचुएशन क्रिएट करते हैं, दो के बजाय हम तीन सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। आप तीनों को ध्यान से सुनिए। B says okay, B says okay, B says not for 1 lakh, for rupees 90,000, B says no। देखिए बेटा, इन तीनों ही सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे बेटा, अगर बी कह दे ओके, यानी बी ए की बात एज इट इज मान ले, ऑफरर की बात यूं की यूं मान ले, कोई कंडीशन ना लगाए, कोई चूंचा ना करे, चुप करके उसकी बात यूं की यूं मान ले, तो इसे बोला जाता है एक्सेप्टेंस। इसे बोला जाएगा बेटा एक्सेप्टेंस, ठीक है। अब यहां पे नंबर 2 सिचुएशन में आप ध्यान से देखिए कि बी इज एक्सेप्टिंग विद अ कंडीशन, एक्सेप्टिंग विद अ कंडीशन, वो कहता है कि खरीद तो लूंगा लेकिन 1 लाख में नहीं खरीदूंगा, यानी ऑफरर की बात यूं की यूं नहीं मानी, ठीक है, तो कंडीशन के साथ मानी, तो इसे बोला जाएगा क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्या बोला जाएगा बेटा? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। और वो कह दे नहीं, नहीं खरीदनी मुझे तेरी कार, नहीं चाहिए, तो इसे बोलेंगे रिजेक्शन, इसे बोलेंगे रिजेक्शन। और जब ऑफर रिजेक्ट हो जाए तो ये लैप्स हो जाता है। लैप्स मतलब ऑफर की डेथ हो जाती है, ऑफर खत्म। ए ने बी को ऑफर किया कि क्या तुम मेरी कार खरीदोगे, बी कहता है नहीं खरीदूंगा, जाओ भाई, मुझे तेरी कार नहीं चाहिए, तो ऑफर रिजेक्ट हो गया। और जब ऑफर रिजेक्ट हो गया तो ऑफर लैप्स हो गया, ऑफर खत्म हो गया। अगर उसने ओके कर दिया तो ऑफर एक्सेप्ट हो गया। तो सेक्शन 2 भी कहता है ऑन एक्सेप्टेंस, अब ये यहां से प्रॉमिस क्रिएट हो जाएगा, ए बी को कार देगा और बी ए को 1 लाख रुपए देगा, यहां से ये एग्रीमेंट क्रिएट हो जाएगा। यहां पे क्या आउटकम होगा? जब क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होगी तो इसे बोला जाएगा काउंटर ऑफर। क्या बोला जाएगा बेटा? काउंटर ऑफर। यानी ए ने बी को ऑफर किया, बी ने कंडीशन लगा दी, तो ऑफर का जवाब ऑफर से दिया। ऑफर का जवाब अगर एक्सेप्टेंस से देता तो प्रॉमिस बन जाता, लेकिन उसने ऑफर का जवाब कंडीशन लगा दी, तो ऑफर का जवाब ऑफर से दिया, तो इस ऑफर का जवाब यानी ए ने बी को कहा कि तुम 1 लाख में मेरी कार खरीद लो, बी कहता है कि क्या तुम अपनी कार 90,000 में मुझे बेचोगे? तो बी के इस कम्युनिकेशन को हम एक्सेप्टेंस नहीं कह सकते, इसे हम कहेंगे काउंटर ऑफर। क्योंकि एक्सेप्टेंस में सेक्शन 2B में ये बात एक्सप्रेसली कही गई है कि ऑफरी को ऑफरर की बात एज इट इज माननी पड़ेगी। अगर एज इट इज नहीं मानी जाएगी तो एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी। एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी तो क्या बोलेंगे? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बोलेंगे। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का दूसरा नाम क्या है? काउंटर ऑफर। शाबाश बेटा। पॉइंट नंबर 6 हम पढ़ेंगे काउंटर ऑफर। आपके सामने टेबल है, इसमें काउंटर ऑफर की डेफिनेशन है। When an offeree offers to qualified acceptance,
ठीक है, when an offeree offers qualified acceptance, ठीक है, when an offeree offers qualified acceptance of the offer subject to modification and variations in the terms of the original offer, he is said to have made a counter offer. शाबाश, आई थिंक आपको ये बात समझ में आई है। शाबाश बेटा। 6 पॉइंट। 7th पॉइंट हम करेंगे। स्टैंडिंग ऑफर कह सकते हैं, ओपन ऑफर कह सकते हैं, कंटिन्यूइंग ऑफर कह सकते हैं। तो 3 नाम इसके हैं, स्टैंडिंग, ओपन, कंटिन्यूइंग ऑफर। तो क्या है ये, ध्यान से सुनिए। एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस, विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर acceptance over a period of time is known as standing open continuing offer। यानी जो पीरियड एक पर्टिकुलर टाइम तक ओपन रहे तो उसे हम कहेंगे स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर। चलिए सर, अब हम करेंगे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। ऑफर की कुछ एसेंशियल्स पॉइंट हम करेंगे। ठीक है, ऑफर क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। और किन किन बातों को फॉलो करना पड़ेगा एक ऑफर को करेक्ट होने के लिए, आइए उन सब बातों को हम पढ़ेंगे। तो ए पॉइंट, इंटेंशन टू ऑब्टेन एक्सेप्टेंस। तो सेक्शन 2A की डेफिनेशन जब आप पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग इन ऑर्डर टू गेट द एसेंट ऑफ दैट अदर। तो 2A की डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है कि अगर ऑफर दूसरे की एक्सेप्टेंस लेने के लिए किया गया है तो उसे हम वैलिड ऑफर कहेंगे। तो इंटेंशन ऑफ द ऑफरर मस्ट बी टू ऑब्टेन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफरी। जब मैं केसेस शॉर्टली में इस अब तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उस पे जितने भी केसेस हैं मैं वो सब केसेस आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वहां फेल्थ हाउस वर्सेस बेंडले का एक केस डिस्कस किया जाएगा। इंटेंशन टू ऑब्टेन एक्सेप्टेंस, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, एन ऑफर मस्ट बी मेड with the motive of acceptance by the other party। और दूसरा बेटा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ऑफरर की इंटेंशन क्या होनी चाहिए, टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप। एन ऑफर मस्ट बी मेड with an intention to create legal relationship। If an offer does not intend to give rise to legal relationship, then it is not a valid offer and cannot be culminate into a valid contract। Thus, offer of social or household nature are not valid offers। So, there must be intention to obtain acceptance and there must be intention to enter into legal relationship। थर्ड पॉइंट है, सर्टेनिटी होनी चाहिए। द टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड अनएम्बिगुअस। इट शुड नॉट बी लूज और वैक्यूम। ठीक है, सर्टेनिटी होनी चाहिए। ए बी की कार खरीदना चाहता है जबकि बी के पास 2 कारें हैं। ए बी को कहता है कि क्या तुम अपनी कार 1 लाख में बेचोगे। ए ने बी को ऑफर किया, क्या तुम अपनी कार 1 लाख में बेचोगे, जबकि बी के पास 2 कारें हैं। अब बी यहां कंफ्यूज है कि कौन सी कार खरीदना चाहता है, लाल वाली या काले वाली। बी कंफ्यूज है। अगर ऑफर कंफ्यूज है तो इसका मतलब ऑफर क्लियर नहीं है, और जब ऑफर क्लियर नहीं होगा तो ये वैलिड नहीं होगा और एग्रीमेंट यहां से क्रिएट नहीं हो सकता। तो देयर मस्ट बी सर्टेनिटी एंड ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। आप कुछ चाहते हैं, ए बी से शादी करना चाहता है लेकिन कभी बताता नहीं उसको। ए
बी से शादी करना चाहता है लेकिन कभी बता नहीं पाया वो उसे, तो ऑफर की कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाए, तो ऑफर की एक्सेप्टेंस तो भूल जाओ। ठीक है, तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, अनलेस द ऑफर इज कम्युनिकेटेड देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस ऑफ इट। Offer must be communicated to the offeree. Unless the offer is communicated, there can be no acceptance of it. An acceptance of the offer in ignorance of the offer is no acceptance. It doesn't confer any right on the offeree. तो ऑफर का कम्युनिकेशन होना जरूरी है। आई थिंक इस बात को हम डिटेल में आगे आने वाली क्लासेस में कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर को, अगर समझ में बात आ गई है तो ठीक है, नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं। सेक्शन 4 हम डिटेल में इस पे पढ़ने वाले हैं आगे जाके, तो डोंट वरी, हम आगे इसको डिटेल में देखेंगे। ई पॉइंट should not contain a term the non compliance of which would amount to acceptance। ठीक है बेटा, should not contain a term the non compliance of which would amount to acceptance। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है एक। ठीक है बेटा, एक पर्सन ने क्या किया, एक दूसरे को ऑफर किया। फेल्थ हाउस वर्सेस बिंडले का केस इसके साथ डिस्कस करेंगे हम लेटर ऑन, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ सुन लीजिए आप। अब एक आदमी दूसरे के घोड़े खरीदना चाहता है। उसने कहा कि अगर तुमने मुझे रिजेक्शन का ऑफर नहीं लिखा, ए ने बी को चिट्ठी लिखी कि मैं तुम्हारे घोड़े खरीद रहा हूं, और अगर तुम ये नहीं चाहते कि मैं आऊं तुम्हारे घोड़े खरीदने, तो तुम मुझे चिट्ठी लिखो, और अगर तुम्हारी चिट्ठी नहीं आई तो मैं मान लूंगा कि तुमने अपने घोड़े मुझे बेच दिए। देखो, इस तरह से एक्सेप्टेंस नहीं होती। सेक्शन 2 भी कहता है कि एक्सेप्टेंस ऑल्सो मस्ट बी कम्युनिकेटेड। हम सेक्शन 4 में इस बात को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ऑफर के अंदर कुछ ऐसी टर्म नहीं होनी चाहिए कि ऑफरी ने किसी बात को नहीं माना तो ऑफरर ये अज्यूम कर लेगा कि ऑफरी ने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। ये पॉइंट को आप ध्यान से एक बारी पढ़िए। ठीक है, शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं। ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हारे घोड़े खरीदता हूं, और तुमने अगर रिजेक्शन का लेटर नहीं लिखा तो मैं मान लूंगा कि तुमने अपने घोड़े मुझे बेच दिए। सर, इस तरह से एक्सेप्टेंस नहीं होता। सेक्शन 2 भी कहता है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो जिस तरह से ई पॉइंट में बात की गई कि नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, ऐसा नहीं हो सकता। A mere statement of the price is not an offer to sell। ए ने बी को किसी चीज का रेट बताया है, तो इसे हम ऑफर टू सेल नहीं कहेंगे। ठीक है, एफ पॉइंट पे आप टिक मार्क कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शाबाश बेटा। अब ऑफर मस्ट बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इंटेंशन, इनविटेशन। राइट बेटा, चलिए बहुत ध्यान से हम अपनी बात को आगे लेके चलेंगे। अब यहाँ 3 कंसेप्ट हैं, 3 कंसेप्ट हैं बेटा। ऑफर, एक कंसेप्ट है ऑफर, दूसरा कंसेप्ट है इनविटेशन टू मेक ऑफर, और तीसरा कंसेप्ट है इंटेंशन, इंटेंशन टू मेक ऑफर। यहाँ पर 3 कंसेप्ट है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ऑफर क्या होता है, देखो ये तो बात बताने की जरूरत आपको नहीं है, सेक्शन 2A आप अच्छे से समझ चुके हैं। इनविटेशन टू ऑफर,
ठीक है। और ऑफर में क्या डिफरेंस है, आपको इन तीनों के अंदर डिफरेंस करना आना चाहिए, ठीक है। हम्म, तो मैं आपको एग्जांपल देके तीनों बात समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल को ध्यान से सुनना है। आप एग्जांपल ध्यान से सुनोगे तो बात क्लियर हो जाएगी। A makes an offer to B. A makes an offer to B. A B को एक ऑफर करता है, ठीक है। A makes an offer to B, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आपने बात सुननी है। Would you purchase my car for rupees 1 lakh? क्या तुम मेरी कार 1 लाख रुपए में खरीदोगे? यहां भी देखो, ए बी को एक चिट्ठी लिखता है, बहुत ध्यान से सुनना। ए writes a letter to B. In the letter he writes to B, और उसमें क्या लिखता है वो, would you purchase my car? अब यहां जो सेंटेंस ए ने बी को लिखा और यहां जो सेंटेंस ए ने बी को लिखा, दोनों को बहुत ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अगर मेरी डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, मैं कैसे स्टूडेंट्स को क्लियर करता हूँ। देखो भैया, ऑफर करने वाले ने ऑफरी को सब कुछ बता दिया, कुछ भी छुपाया नहीं। ऑफर करने वाले ने ऑफरी को कुछ भी नहीं छुपाया, सब बात क्लियर कर दी। या ए ने बी को कहा कि क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में? और इनविटेशन टू मेक एन ऑफर में देखो क्या है बेटा, ए राइट्स लेटर टू बी। क्या ए के लेटर को आप ऑफर कहेंगे? यहां पर सेकंड सिचुएशन में आप मुझे बताइए बेटा, सेकंड सिचुएशन में क्या आप ए के लेटर को ऑफर कहेंगे? क्योंकि ये क्लियर नहीं है, सर्टेन नहीं है कि कितने में कार बेचेगा, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इनविटेशन टू मेक एन ऑफर। यानी ए बी को अपनी कार बेचना चाहता है। इस केस में क्या है, ए बी को अपनी कार बेचना चाहता है, लेकिन वो ये चाहता है कि बी बताए रेट क्या होगा। अगर बी रेट बताएगा तो बी, यानी ए बी से ये चाहता है कि बी उसे ऑफर करे, इनविटेशन टू मेक ऑफर। यानी यहाँ पे ए की कम्युनिकेशन को हम क्या कहेंगे, इनविटेशन टू मेक ऑफर। और फर्स्ट पॉइंट में क्योंकि ए ने सब कुछ तो बता दिया, कुछ भी छुपाया नहीं, तो फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट केस में हम कहेंगे कि ए ने बी को ऑफर किया है। और सेकंड केस में हम कहेंगे ए ने बी को ऑफर करने के लिए इनवाइट किया है। सेकंड पॉइंट में हम कहेंगे ए ने बी को ऑफर करने के लिए इनवाइट किया है। और थर्ड क्या है, इंटेंशन, ठीक है। ए ने बी के सामने कहा कि ही विल सेल हिज कार इन द मंथ ऑफ दिसंबर। उसने कहा कि मैं दिसंबर में अपनी कार बेच दूंगा। दिस इज नॉट ऑफर, दिस इज इंटेंशन।
ठीक है, ये कहता है कि दिसंबर में वो अपनी कार बेचेगा। दिस इज नॉट एन ऑफर, इंटेंशन इज नॉट एन ऑफर, इन्विटेशन इज नॉट एन ऑफर। तो ऑफर मस्ट बी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A। चलिए हम इन दोनों चीजों को पढ़ेंगे। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन, an invitation to make an offer or do business। राइट बेटा, कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ एक दो आपको बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे एक मेन्यू कार्ड है। मेन्यू कार्ड में क्या होता है कि एक तरफ तो लिखा होता है कि डिश, और एक तरफ उसका रेट लिखा होता है, प्राइस। राइट, उसमें लिखा था डोसा, डोसा ₹4 तो ये प्राइस है, ये डिश है, मेन्यू कार्ड। अब जो मेन्यू कार्ड है वो इनविटेशन टू मेक एन ऑफर है। आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपके सामने वेटर मेन्यू कार्ड रखता है, तो वो क्या माना जाता है, इनविटेशन टू ऑफर। आप ऑर्डर करते हो डोसा, वो आपका ऑर्डर एक्सेप्ट करता है, तो दैट इज एग्रीमेंट। ठीक है, तो उसी मेन्यू कार्ड में एक चीज लिखी थी, आप ध्यान से सुनना। यहाँ पर अगर मेन्यू कार्ड को मैं ऑफर मान लूं, तो हमारे नॉर्थ इंडिया में एक डिश होती है मक्की की रोटी। मक्की की रोटी और सरसों का साग। हमारे नॉर्थ इंडिया में एक डिश होती है बेटा, मक्की की रोटी और सरसों का साग। मेन्यू कार्ड में लिखा था मक्की की रोटी, एक तो लिखा था डोसा, और एक लिखा था मक्की की रोटी और सरसों का साग, ₹4 200। अब मेन्यू कार्ड तो पूरे साल के लिए छपवा लिया रेस्टोरेंट ने। अब ये इन द मंथ ऑफ जून जब गर्मी पड़ती है तो वहां सरसों का साग नहीं मिलता। सरसों का साग मिलता है अक्टूबर से फरवरी और मार्च तक। सीजनल सीजनल एक आइटम है सरसों का साग। और कोई अगर जून के मंथ में मेन्यू कार्ड के पढ़कर, भाई मेन्यू कार्ड पे तो लिखा है मक्की की रोटी सरसों का साग, और उसे ये नहीं पता कि सरसों का साग मक्की की रोटी तो सर्दियों में मिलती है, विंटर्स में मिलती है। अगर मेन्यू कार्ड को हम ऑफर मान लें, तो जून में मक्की की रोटी और सरसों का साग रेस्टोरेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो प्रॉमिस हो गया ना। इसलिए मेन्यू कार्ड को हम इनविटेशन मानते हैं, ऑफर नहीं मानते। यानी कस्टमर आया, उसके सामने आपने मेन्यू कार्ड रखा, तो आप कस्टमर को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आपको ऑफर करे। वो कहता है एक दाल मखनी ले आओ, एक शाही पनीर ले आओ, तो दैट इज ऑफर, एंड यू एक्सेप्ट दैट ऑफर, दैट इज एक्सेप्टेंस। तो प्रॉमिस क्रिएट हो गया, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो इस नजरिए से हम देखें तो जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स हैं, अब बेटा आप आज के बाद किसी भी एडवर्टाइजमेंट को पढ़ना, तो इस प्रिंसिपल को वहां चेक करना। आप दिन भर में बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, आप इंटरनेट यूज करते हैं, वहां एडवर्टीजमेंट्स होती हैं। आप रेडियो यूज करते हैं, वहां एडवर्टीजमेंट्स होती हैं। आप टीवी यूज करते हैं, वहां एडवर्टीजमेंट्स होती हैं। ठीक है, आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वहां एडवर्टीजमेंट्स होती हैं। आप बस में जाते हैं, वहां एडवर्टीजमेंट्स होती हैं। ट्रेन में जाते हैं, वहां एडवर्टीजमेंट्स होती हैं। सड़कों पे चलते हैं, वहां एडवर्टीजमेंट्स होती हैं। मतलब हमारी ये दुनिया एडवर्टीजमेंट्स से भरी पड़ी है। आप कभी ऑब्जर्व करना कि एडवर्टीजमेंट्स ही एडवर्टीजमेंट्स, मतलब आप जो कुछ भी करो, घर से बाहर निकलते ही लोग आपको बेचना शुरू कर देते हैं, ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो। आप देखना, उन एडवर्टाइजमेंट्स को ऑब्जर्व करना, आप देखोगे कि 99.9% एडवर्टाइजमेंट्स इनकम्प्लीट होती हैं, पूरी नहीं होती। अगर वो कंप्लीट हो जाएं तो हम उन्हें ऑफर मान लेंगे। 99.9% जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं वो कंप्लीट नहीं होती। आप चाहे टीवी पे चेक कर लेना, चाहे न्यूज़पेपर पे चेक कर लेना। आप कार की एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, आप बाइक की देख रहे हैं, आप जींस की देख रहे हैं, आप टूथपेस्ट की देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें
उसमें कवर नहीं की जाती। अगर कोई एडवर्टाइजमेंट्स इनकम्प्लीट है तो वो क्या है? इनविटेशन टू मेक एन ऑफर। अगर कोई एडवर्टाइजमेंट्स कंप्लीट है, कुछ भी नहीं छोड़ा उसने बताने के लिए, तो उसे हम फिर ऑफर कह देंगे। ठीक है बेटा, आपने मेरी बात को ध्यान से सुनना है यहाँ पर। आइए बेटा, तो ऑफर मस्ट बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम, शाबाश, आपकी स्क्रीन पर दिया है दोनों बातें आपकी स्क्रीन पर है। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। A declaration by a person that he intends to do something is not an offer. Such a declaration means that the offer will be made in the future and not now. Such declaration does not give any right of action to another on the person making the declaration. आप बहुत ध्यान से आपने मेरी बात को सुनना है। Declaration of intention is not an offer. And the second point is an invitation to make an offer or to do business. Display of goods in a shop with price marked on them is not an offer. It is invitation to the public to make an offer to buy the goods at the market price. Thus, quotations, advertisements, circulars, catalogs are not offer but an invitation to make an offer. An offer is the final expression of willingness by the offerer. ये पॉइंट बहुत ध्यान से बेटा, ये पॉइंट आपने सुनना है जो मैं आगे बोलने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से आपने ये बात को सुनना है बेटा। An offer is the final expression of willingness by the offerer. An offer is the final expression of willingness by the offerer to be bound by his offer if the other accepts the offer. Where a party, without expressing his final willingness, proposes certain terms and conditions on which he is willing to negotiate, he doesn't make an offer, he only invites the other party to make an offer on those conditions. आपने बहुत केयरफुली, बहुत प्यार से इसे सुनना है और पढ़ना है। शाबाश। तो ऑफर इज द फाइनल एक्सप्रेशन। अगर फाइनली कोई पर्सन आपको सारी बातें बता दे तो उसे हम फाइनल एक्सप्रेशन को हम ऑफर करेंगे। अगर उसकी इंटेंशन ये है कि वो आपके साथ बातचीत करे, नेगोशिएट करे, तो उसे हम इनविटेशन टू मेक एन ऑफर कहेंगे, उसे हम ऑफर नहीं कहेंगे। आइए बेटा, यहाँ पे हम आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। शाबाश बेटा। टेंडर और ऑफर को हम आपस में डिफरेंशिएट करेंगे। टेंडर और ऑफर, टेंडर और ऑफर में क्या डिफरेंस है? टेंडर और ऑफर में कोई डिफरेंस नहीं है। सुन लो ध्यान से। टेंडर इज इक्वल टू ऑफर। कुछ किताबों में, मैं नाम नहीं लूंगा किसी बुक का, कुछ बुक्स में टेंडर को इनविटेशन कहा जाता है। नहीं, टेंडर और ऑफर में, हाँ, गवर्नमेंट ने एक पुल बनाना है, गवर्नमेंट ने न्यूज़पेपर में टेंडर को इनवाइट किया, इनविटेशन टू टेंडर। गवर्नमेंट ने टेंडर को इनवाइट किया और आपने टेंडर फाइल किया। गवर्नमेंट ने एक पुल बनाना है और आपसे पूछती है गवर्नमेंट पब्लिक एट लार्ज को एक इनविटेशन भेज रही है कि जो भी पुल बनाए बताओ कितने का बनाओगे। आपने, गवर्नमेंट ने कहा कि ये पुल बनाना है इस पर, तो बताओ कितने का बनाओगे। आपने कहा कि मैं 5 करोड़ में बनाऊंगा, तो आपने टेंडर फाइल किया, यानी आपने ऑफर किया कि आप 5 करोड़ में वो पुल बना दोगे। तो टेंडर इज इक्वल टू ऑफर। टेंडर और ऑफर में डिफरेंस नहीं है। A tender is an offer as it is in response to an invitation to offer. The person filing the tender are making the offer. A tender may be specific or definite, where the offer is to supply a definite quantity of goods or services. Standing, where an offer is to supply the goods or services periodically or in accordance with the requirement of the offeree, a separate acceptance is made each time an order is placed. तो टेंडर और ऑफर में आपने डिफरेंस नहीं करना है।
टेंडर, सिर्फ इतनी बात यहाँ पे सुन लीजिए, टेंडर इज इक्वल टू ऑफर, बस ये बात आपने ध्यान में रखनी है। टेंडर और ऑफर में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों एक ही चीज होती है, टेंडर और ऑफर इज सेम। आज के लिए इतना ही काफी है बेटा, शाबाश, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।